चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सीधा सीधा एक कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या, कोई तो भी रॉड, मेटल का रॉड या फिर मेटल की वायर, है ना, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो मेटल का रॉड या फिर मेटल की वायर, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सीधा सीधा एक लाइन में ऐसा मूव कर रहे। तो ये वाले रॉड में या फिर ये वाले वायर में क्या आती है, ईएमएफ आती है। तो उसी से रिलेटेड हमको देखना है। तो देखो सिंपल सा एक, पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करो। एक मेटल की फ्रेम है, ये देखो, ये जो ब्राउन वाली है ना, ये मेटल की फ्रेम है। आपको समझने के लिए उसको ऐसा जाड़ा निकाला है, लेकिन एक्चुअल में ये वायर भी रह सकता है ना, मेटल का वायर बोलो या फिर मेटल का रॉड भी रह सकता है। ठीक है, दिख गई ये मेटल की फ्रेम, ये ब्राउन कलर की, ठीक है। और ये जो फ्रेम है ना, ये मेटल की फ्रेम जो है ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स है। और उसके ऊपर एक मेटल का रॉड या फिर कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर, दिख रहा है ये सीबी बीसी, उसके उस फ्रेम के ऊपर एक मेटल का रॉड या फिर वायर या फिर कंडक्टर ऐसा टच किए करते हुए उस फ्रेम के ऊपर रखा है। और ये जो मेटल का रॉड है ना बीसी, ये आप लोग इस फ्रेम के ऊपर मूव कर सकते, इधर उधर मूव कर सकते, लाइक दिस, है ना। इधर मूव करेंगे तो ऐसा होगा और इधर मूव करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये है मूवेबल, मतलब ये जो बीसी रॉड है उसको टच करते हुए ऐसा मूव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वो जो रॉड है बीसी, वो उस फ्रेम के ऊपर ही रखा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक लूप बन रहा है। कौन सा लूप बन रहा है, ए बी सी डी ए, दिखा क्या, ये लूप बन रहा है, बराबर है कि नहीं। अगर ये रॉड रहा ही नहीं रहता था तो लूप नहीं बना रहता था, है ना। तो ये एक मेटल का वायर का लूप बन रहा है या फिर कंडक्टर का लूप बन रहा है। कौन सा, रेक्टेंगुलर लूप। कितना एरिया है इस लूप का, है ना, ये हो गई इसकी लेंथ और ये मान के चलो हो गई उसकी ब्रेथ। तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू एक्स हो जाएगा। और x इसलिए लिखा इधर क्योंकि जैसे जैसे ये रॉड मूव होगा वैसे वैसे ये x चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये चेंज होगा क्या, लेंथ चेंज होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला लूप एक बन रहा है। और जैसे जैसे इस रॉड को मूव करोगे इस लूप का एरिया कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना एरिया है इस लूप का, L इंटू एक्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाला हुआ है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। स्क्रीन के अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये इसके ऊपर डाला हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर पूरी तरह से डाला हुआ है। तो जो भी रॉड मूव करेंगे आप लोग यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव होगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ये जो है ना, ये जो है इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, देखो सीधा प्लेन के अंदर घुस रहा है, बराबर है। तो इतना देखने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक लूप, अभी जैसे मैंने बताया। तो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो कोई भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके साथ क्या लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा। कोई भी एरिया या फिर कोई भी लूप आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या लिंक होता है उसके साथ, फ्लक्स। क्या है फॉर्मूला, ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। एक ही टर्न है यहाँ पे तो एन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए मतलब एरिया, ये वाले लूप का एरिया, मैंने अभी बताया एरिया। लेंथ है इसकी L, ब्रेड्थ है इसकी X, जो कि चेंज होते रहेगी, ठीक है ना। तो खैर बाद में चेंज होगी। तो एरिया होगा L इंटू एक्स। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर डाला है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप के प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये वाले प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 की 0,
प्लेन को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर को पैरेलल, मतलब थीटा 0, तो cos 0 कितना होगा 1। ठीक है, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा ये वाले कॉइल के साथ, है ना। अभी तक हमने ये रॉड मूव करना चालू नहीं किया, ठीक है ना। तो कितना फ्लक्स लिंक होगा L ये वाले कॉइल के साथ, है ना। ये जो कॉइल है A B C D वापस A, कॉइल बोलो या फिर लूप, ठीक है ना। कितना फ्लक्स लिंक होगा L इंटू एक्स इंटू बी, ठीक है। तो इतना फ्लक्स लिंक होगा ये वाले लूप के साथ, ABCD के साथ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ये वाला जो रॉड है BC, ये वाला जो वायर है, इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड के साथ इधर मूव करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप इस रॉड को इधर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे x बदलते जाएगा, और जैसे जैसे x बदलते जाएगा वैसे वैसे फाई भी चेंज होते जाएगा, है ना। देखो फाई का फॉर्मूला क्या है, Lx इंटू बी, तो x चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कोई भी लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ द फ्लक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन उस लूप में क्या इंड्यूस होगा, उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बराबर है। तो जैसे जैसे आप रॉड को इधर मूव करोगे एक्स चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण यहां पे क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। और वो ईएमएफ बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये लूप का जो ईएमएफ बेसिकली वो रॉड में ईएमएफ आएगा, है ना। क्योंकि कौन सी चीज मूव कर रहे हैं हम लोग, रॉड मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो ईएमएफ है वो रॉड में आएगा, ये वाले बीसी रॉड में आएगा, कंडक्टर में आएगा। तो उसी का फॉर्मूला हमको निकालना है, बराबर है। तो चलो फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, है ना। कितना था फ्लक्स का फॉर्मूला, लिख लेता हूं मैं यहां पे एक बार, LXB, ठीक है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला था मेरा L इंटू एक्स इंटू बी, ठीक है। और अभी मैंने बताया जैसे जैसे इस रॉड को मूव करेंगे ये x चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। कोई भी कॉइल जिसके साथ का फ्लक्स चेंज होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या फिर लेंज लॉ भी, है ना, कितना फ्लक्स कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं इतना ईएमएफ इंड्यूस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है आपको, एल एक्स बी विद, ठीक है। तो एल एक्स बी बोलो या फिर बी एल एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, डी फाई बाई डी टी, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिखा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी, और कितना फ्लक्स इसके साथ लिंक है ये भी आपने अभी देखा, L इंटू एक्स इंटू बी या फिर B इंटू एल इंटू एक्स, ठीक है। तो चलो डेरिवेट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेट करो, ठीक है ना। देखो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करोगे तो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये एक बार आपने डाल दिया बार बार चेंज नहीं हो रहा, तो B तो निकलेगा कांस्टेंट। L जो है ये भी चीज कांस्टेंट है, ये वाली लेंथ, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप ये मूव करते जा रहे हो वैसे वैसे x चेंज होते जा रहा है, टाइम के साथ x चेंज होते जा रहा है, मतलब डेरिवेटिव किसका आएगा, x का आएगा, ठीक है। तो B बाहर निकलेगा, L बाहर निकलेगा और डेरिवेटिव आएगा x का, dx बाई dt। और आप मुझको बताओ ये dx बाई dt को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये dx बाई dt को ये वाली रॉड की स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल नहीं सकते क्या, बोल नहीं सकते वेलोसिटी, है ना। क्या है स्पीड या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब, है ना, देखो ये डिस्टेंस ही है डिस्प्लेसमेंट x, और dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, मतलब dx बाई dt ये और कुछ नहीं है, dx बाई dt मतलब ये BC रॉड की वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी स्पीड, dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बराबर है कि नहीं। तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब ये इस BC की स्पीड है। और कितने कांस्टेंट स्पीड के साथ, कितने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसको मूव कर रहे हैं,
वेलोसिटी v के साथ। तो इसको dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूं, उस रॉड की वेलोसिटी। कौन से रॉड की, BC रॉड की। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा BC रॉड में, कंडक्टर BC में, BLV। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब वो वाला कंडक्टर, वो वाला रॉड या फिर वो वाला वायर, उसकी लेंथ, और V मतलब कितने कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव हो रहा है। तो BLV इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो याद रखो, कोई भी मेटल का रॉड, कोई भी मेटल का कंडक्टर या फिर वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसमें ईएमएफ आता है कितना, BLV। B मतलब कौन सा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, L मतलब वो वाले रॉड की लेंथ कितनी है, और V मतलब उस रॉड की स्पीड कितनी है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय एक ध्यान देना, ये जो तीनों चीजें हैं ना, BLV, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब रॉड की लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, और V मतलब वेलोसिटी, ये तीनों ना एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। जैसे देखो यहां पे भी ये है लेंथ, ये है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसी अंदर है। देखो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है म्यूचुअली। देखो ऐसे, ये ऐसे है ना, ये इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर जा रही है वेलोसिटी, और इधर है लेंथ। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर रॉड आप ऐसा मूव करते हैं ना, ऐसा, ये ऐसा है ना, मतलब लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो BLV ये तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। A horizontal wire of 20 meter long extending from east to west। ठीक है, तो चलो ईस्ट इधर दिखा देता हूं मैं और वेस्ट इधर दिखा देता हूं। तो ऐसा है कुछ तो भी वायर इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी भी दी है 10 मीटर पर सेकंड, टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अर्थ की, अपनी पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको भी पता होगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है, ये ऐसी होती है ना, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी दी है। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, वायर की लेंथ दी है L इज 20 मीटर, ठीक है ना, उसकी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, मतलब है परपेंडिकुलर, और ये जो रॉड है ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी की भी डायरेक्शन दोनों को, लेंथ को भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। फिर से बताता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो रॉड है ये ऐसे गिर रहा है, ऐसे नीचे, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी भी दोनों को परपेंडिकुलर, लेंथ को भी और b के डायरेक्शन को भी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, E इक्वल टू BLV। ठीक है, b कितना है, b है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, L है 20 मीटर और v है 10 मीटर पर सेकंड। वैल्यूज पुट करो और हमको मिल जाएगा आंसर। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये 20 इंटू 100 ये हो जाएगा 200। ठीक है ना, ये 0.5 इंटू 200 ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो 10 टू द पावर -4 और ये 100, मतलब ये बचेगा 10 टू द पावर -2, मतलब 0.01 वोल्ट। ठीक है, तो इतना आएगा ईएमएफ उस रॉड में। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी इस केस में क्या देखते हैं कि एक जो कंडक्टर है या फिर एक रॉड है मेटल का, उसका एक एंड फिक्स है यहां पे, है ना, ये ऐसा, और ये रॉड इस प्रकार से रोटेट हो रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, इस प्रकार से, है ना, जैसे ये फिक्स रॉड है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये इधर ऐसे जाएगा, फिर ये इधर ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, उसका एक एंड सेंटर में फिक्स है लाइक दिस, और ये इस प्रकार से
रोटेट हो रहा, और उसके ऊपर आ रही है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, कितनी, बी। रॉड की लेंथ है एल। अभी ये जो है ना, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, यहां पे नॉर्मल स्पीड नहीं आएगी, ये रॉड कैसा रोटेट हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ। रोटेशनल मोशन में कौन सी स्पीड देखते हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड। तो कितने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा स्पीड के साथ। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा याद करो, ठीक है ना। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ वो रोटेट हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसका भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन उतना काम का नहीं है यहाँ पे, तो उसका सीधा फॉर्मूला आप याद रख लो, है ना। बेसिकली एक छोटा सा पार्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख के वही E इक्वल टू BLV के फॉर्मूले से ये छोटे से के लिए लिख के यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। और कितना ईएमएफ आएगा, आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन उतना काम का नहीं है, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर। बी मतलब उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो, ओमेगा मतलब कितने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ वो रिवॉल्व हो रहा है, और एल मतलब उसकी लेंथ। तो याद रखो, कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी मेटल का रॉड या फिर कोई भी मेटल का वायर अगर एक एंड में फिक्स किया है और ऐसे ऐसे रोटेट किया है, रिवॉल्व किया है इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अराउंड क्या आता है, ईएमएफ आता है। इस रॉड में ईएमएफ आता है कितना, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड उसकी, और एल मतलब लेंथ। तो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। अ मेटल रॉड 1/√π मीटर लॉन्ग, मतलब ये लेंथ है, ठीक है, रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुज मैग्नेटिक इंडक्शन इज 4 × 10⁻³ मतलब ये बी है। इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, उसका एक एंड फिक्स है, रोटेट अबाउट इट वन ऑफ इट्स एंड मतलब एक एंड फिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द रॉड पर सेकंड। अभी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड मतलब क्या, रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड इज, मतलब ईएमएफ भी दे दिया है 16 मिली वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ दी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है 16 मिली वोल्ट, है ना, सभी स्टैंडर्ड यूनिट में ला लो, तो मिली मतलब 10⁻³ और ये फ्रीक्वेंसी निकाल। फॉर्मूला बीच बताया आपको, E इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर। अभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है, तो आपको पता है ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, कैसा लिख सकते हैं इसको, 2πf लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना। तो इसको लिखो 2πf, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी 2πf एल स्क्वेयर, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, b/f एल स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको ये याद रखना है। लेकिन अभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा को हमने 2πf रख दिए, ये कॉमन सेंस हो गया, ठीक है ना, 2 कॉमन b/f। और अभी आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू E/b/l स्क्वेयर। तो आगे बढ़ो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू E/b/l स्क्वेयर, ठीक है। वैल्यूज रखो, ईएमएफ की वैल्यू रखे, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू रखे, 4 × 10⁻³ पाई को वैसा ही रहने दो, 3.1 पर मत रखो। क्यों, क्योंकि देखो उसकी लेंथ कैसे दी है, वो वाले रॉड की लेंथ दी है 1/√π, है ना। ये पिछले 2023 का ही क्वेश्चन है, ये उनको भी पता है कि हमको कैलकुलेशंस करने में सॉरी पिछले मतलब ये कोरोना के इसका जो एग्जाम था उसका, तो 1/√π मतलब ये 1/√π लेंथ दी है इसकी, तो एल स्क्वेयर चाहिए हमको, तो 1/√π का स्क्वेयर, है ना, मतलब 1/π आ जाएगा, 1/π। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे।
तो इसीलिए वो पाई को वैसा ही रहने दो, ठीक है। पाई पाई कैंसल, 10⁻³ कैंसल, 4, तो ये हो जाएगा 4 हर्ट्स। तो इसका आंसर आएगा 4 हर्ट्स, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं, जनरेटर या फिर एसी वोल्टेज। आपको पता है हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आता है, हमारे घर में कौन सी वोल्टेज आती है? एसी। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, अल्टरनेटिंग, अगले यूनिट में देखने वाले हैं हम लोग। तो ये जो एसी वोल्टेज है ना, ये जनरेट होती है कौन से प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अभी जो यूनिट देख रहे हैं आप, ये एक एमसीक्यू भी आया था एक क्वेश्चन में। The electricity generation is based on the principle of electromagnetic induction। तो क्या होता है, एक बड़े से मैग्नेट होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है ना। ये हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहां पे बड़े बड़े मैग्नेट रहते हैं, है ना। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाली कॉइल रोटेट होते रहती है, रोटेट, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी रहती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और वो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहती है, ठीक है ना। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो ये कॉइल बहुत बड़ी बड़ी रहती, ये एक एक बिल्डिंग के बराबर रहती, उनको टर्बाइंस बोलते हैं, है ना। पानी का फोर्स लगा के उसको अगर मूव किए तो जल विद्युत केंद्र बोलेंगे इसको, है ना। कोयले की ऊर्जा लगा के उसको घुमाए तो औष्णिक ऊर्जा विद्युत केंद्र बोलेंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। लेकिन बेसिक क्या है उसका, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहती है ना। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके अंदर एक कॉइल रखी है, मान के चलो कॉइल का एरिया है ए, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, ठीक है। कॉइल का एरिया है ए, नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो ये वाले कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा बताओ? कोई भी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फ्लक्स लिंक होता है? एन ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, ये जो कॉइल है ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहती है। रोटेट होते रहती है मतलब क्या चेंज होते रहेगा? हमेशा थीटा चेंज होते रहेगा, बराबर है कि नहीं। ये जो थीटा है अभी 0 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर में 10 हो जाएगा, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। रोटेट होती है ना कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेगी मतलब थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा 0 से लेके 2π तक, ठीक है ना। मतलब फाई भी कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, कोई भी कॉइल का फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस होता है? तो उसमें क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, बराबर है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? ईएमएफ या फिर वोल्टेज मिलेगा। और जो ईएमएफ मिलेगा उसको आप बोलेंगे एसी ईएमएफ या फिर एसी वोल्टेज। क्यों एसी वोल्टेज बोलेंगे? क्योंकि एक रोटेशन पूरा हो गया कि फिर से सेम आपको मिलेगा, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसी साइनोसाइडल जो वेव मिलती है वैसा मिलेगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो एसी वोल्टेज है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? ये वाला प्रिंसिपल है। कैसे कैसे जनरेट होती है एसी? देयर इज अ कॉइल प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग with some constant angular speed. Because of that, flux link with the coil continuously changes and EMF is induced. और वो जो EMF मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग EMF या फिर AC EMF, ठीक है। क्यों ऐसी बोलेंगे ये भी समझेगा। चलो ये देखो कॉइल है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते आ जा रही है, मतलब अब ये ऐसी है, थोड़ी देर में ऐसी होगी, थोड़ी देर में ऐसी होगी, थोड़ी देर में ऐसी होगी, मतलब बार बार उसका क्या चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है, अभी जैसे बताया, है ना। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो कांस्टेंट है। कॉइल एक ही है मतलब उसका एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। कॉइल सिर्फ रोटेट हो रही है वहां पे, मतलब क्या चेंज हो रहा है? बार बार थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉइल रोटेट हो रही है मतलब रोटेशनल मोशन, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में ये थीटा
है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो इस थीटा को हम लोग ओमेगा टी करके लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। देखो ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर स्पीड। क्या है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला? रोटेशनल डायनामिक्स याद करो। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम। फिलहाल अपनी कॉइल सर्कुलर रोटेशनल सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगाओ फर्स्ट यूनिट के, है ना। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर स्पीड कैसे मिलेगी? थीटा अपॉन टी। तो थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो थीटा को ओमेगा अपॉन टी लिख दिया। तो ये मिल गया मुझको फ्लक्स का फॉर्मूला। फंक्शन ऑफ टाइम है देखो, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा मैंने फंक्शन ऑफ टाइम में? क्योंकि मुझको अगर फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया तो ईएमएफ निकालना फैराडेज लॉ से एक स्टेप का काम है, बराबर है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो एक बार मुझको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया कि बस मुझको उसको डेरिवेट करना है, किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें? E इक्वल टू, अभी ना प्रॉपर माइनस साइन भी ले लो क्योंकि अभी आप एक्सप्रेशन निकाल रहे हो, ठीक है ना। ये माइनस साइन क्यों आता है? लेंज लॉ की वजह से बताया था। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये माइनस साइन नहीं लिए थे हमने, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, लेकिन यहां पे ना माइनस साइन भी लेना है, ठीक है। तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है, तो रखो, डेरिवेट करो उसको टी के साथ, ठीक है। रखो फाई को इधर, एन ए बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और उसको डेरिवेट करेंगे तो मुझको ईएमएफ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं कितना ईएमएफ मुझको मिलता है वो निकालने की कोशिश कर रहा था। मेरी कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसका एक्सप्रेशन मुझे ढूंढना था, इसलिए सबसे पहले हमने उसका फाई निकाले। ये इतना फाई मिला। अभी फाई अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो इसलिए अभी टाइम के साथ डेरिवेट कर रहे। तो टाइम के साथ डेरिवेट कर रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट बाहर निकलेंगे। एरिया जो है कॉइल का ये भी कांस्टेंट बाहर निकलेगा। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि वो कॉइल रोटेट हो रही है, एरिया बदल रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है पहले से ही, तो ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो सभी कांस्टेंट बाहर आएंगे। एन ए बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की डेरिवेटिव क्या आएगी? दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो आपको मिलेगा एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो एन ए बी ओमेगा है, एन मतलब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब उसका एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा मतलब कांस्टेंट स्पीड जिसके साथ वो रिवॉल्व हो रही है। ये सभी चीजें कैसी है? कांस्टेंट है ना। तो ये सभी कांस्टेंट को मिला के हम लोग एक नया कांस्टेंट लिख देते E0। कोई दिक्कत होगी किसी को? है ना। वैसे भी ये कांस्टेंट ही है सभी, है ना। एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो ये सभी कांस्टेंट को मिला के हमने क्या लिख दिए? E0। तो बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना ईएमएफ मिला? ये इतना, E0 साइन ओमेगा टी। E0 मतलब क्या? कोई तो भी कांस्टेंट, 5 4 10 ऐसा कुछ तो भी नंबर, साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये कैसे आता है ग्राफ? ये आपने ऑसिलेशन में अच्छे से देखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं एसएचएम में, है ना। कैसे आएगा इसका ग्राफ? साइनूसाइडल। ओमेगा टी को आप थीटा भी लिख सकते हो अभी चाहिए तो, बराबर है कि नहीं। ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते, थीटा को ओमेगा टी लिखे थे तो ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते, ठीक है। क्या बोलते हैं E0 को? यहां पे साइन या फिर कॉस के साथ जो यहां पे रहता है, क्या बोले थे हमने वहां पे ऑसिलेशंस में? क्या बोले थे? पीक वैल्यू, है ना, बोले थे। या फिर वहां पे हमने बोले थे एम्पलीट्यूड, बोले थे कि नहीं एम्पलीट्यूड। तो यहां पे भी सेम बोल सकते हैं
E0 इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, लेकिन एम्पलीट्यूड अच्छा नहीं लगता बोलने को, वो उधर ठीक है, तो यहां पे ना हम लोग पीक वैल्यू बोलेंगे। E0 मतलब पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। और जैसा कि आपको पता है इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, ये ऐसे आने वाला है, बराबर है कि नहीं। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 0 to 2 पाई, बराबर है कि नहीं। वो कॉइल एक अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगी, मतलब एंगल कहां से कहां चेंज होगा, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो एंगल थीटा है ना, जैसे ओमेगा टी की जगह थीटा लिखा, तो साइन 0 0, साइन 91 मतलब ईएमएफ की वैल्यू E0 है ना। फिर देखो थीटा इक्वल टू 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360 है ना, और वो चलते जाएगा। फिर तो हमको साइन ऑफ पाई 180 फिर से 0, साइन ऑफ 270 -1 मतलब -E0, ठीक है, और साइन ऑफ 2 पाई मतलब फिर से वापस 0, और फिर से दूसरे के लिए ये चलते जाएगा, फिर से तीसरे रोटेशन के लिए चलते जाएगा। तो यही सेम सिलसिला फिर आगे चलते जाएगा, सेम ईएमएफ फिर आपको हर एक रोटेशन के साथ मिलते जाएगा। ये कॉइल तो कंटिन्यूअसली रोटेट होते ही जा रही है, बराबर है कि नहीं। तो एक रोटेशन के लिए ऐसा ईएमएफ मिलेगा, और इसको कौन सा ईएमएफ बोलते हैं, साइनूसॉइडल ईएमएफ। क्यों बोलते हैं, ऑसिलेशंस में हमने देखा कि ऐसी रहती है साइन वेव, रहती है, बराबर है कि नहीं। ये हो गया इसका टाइम पीरियड, ठीक है, ये हो गया इसका T/2 अगर टाइम पीरियड के इसमें लिखते हो तो, ठीक है। और अगर एंगल के इसमें लिखते हो तो वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई, हाफ रोटेशन मतलब पाई, यहां पे आएगा पाई/2, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे पीक वैल्यू, या फिर ये जो है इसको भी बोलेंगे पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, तो दोनों में कौन सा है, E0, बराबर है। तो इसीलिए हमको ऐसा AC वोल्टेज मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पेज नंबर्स पढ़ लेना।